वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ रिजल्ट एक्सप्रेस। बच्चों, जैसा कि सभी शिक्षकों ने आपसे वादा किया था कि सब अलग अलग चैप्टर्स लेके आएंगे और हमारा लक्ष्य 450 प्लस आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में लाने का निर्णय लिया है। तो वो आसानी से आएंगे, बस हमारे साथ बने रहे आप। ठीक है। तो बच्चे, हम देखते हैं कि आज मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें चैप्टर 1, और इसको अच्छे से आप देखें। ठीक है। और थोड़ा बहुत नोट्स बना लें। इसके अलावा देखने की आवश्यकता नहीं है, किसी रेफरेंस मटेरियल की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बस हमारे साथ बने रहे। ठीक है। आज हम देखेंगे क्या कि अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास, है ना। कि हम जानेंगे कि किसे कहते हैं अर्थव्यवस्था और इसका कैसी उत्पत्ति हुई है, कैसे ये इवोल्यूशन हुआ इसका, है ना। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि कैसे ट्रिक, कंसेप्ट और पीवाईक्यू मॉडल से चीजों को समझ सकते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, बट आराम से हम समझेंगे और आसान शब्दों में समझेंगे इसे, है ना। इकोनॉमिक्स आसान ही है। ओके। तो सभी प्रश्न यहीं से आने वाले हैं और बिल्कुल आसान भाषा में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला है अर्थव्यवस्था। किसे कहते हैं अर्थव्यवस्था? सबसे पहली बात जानने की आवश्यकता ये है हमें। देखिए, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था वो प्रणाली है जिसके द्वारा कोई देश वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग करता है ताकि मानव आवश्यकताएं पूर्ति हो। और इसे अगर सामान्य भाषा में समझे तो लोग कैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचत करते हैं, संसाधनों का उपयोग करते हैं, उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। बच्चे देखिए, ये सब बातें हो गई। अगर समझने की, हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आप आपके परिवार में देख लें, आपके पिताजी अपना क्या करते हो, संसाधनों का यूज करते हैं। संसाधनों में क्या यूज करते हैं? अपने श्रम। हो सकता है अगर वो फार्मर हो या किसान हो तो वो क्या यूज करते हैं? अपने श्रम को यूज करते हैं, यानी खेत में काम करके। खेत क्या है आपका? प्राकृतिक संसाधन। और वहां पे अपना श्रम यूज करते हैं और क्या करते हैं? इससे पैसा कमाते हैं, है ना। और मान लो कि पैसा 100 रुपए कमाया, है ना। अच्छा, क्या पैसा 100 रुपए कमाया तो 100 रुपए खर्च करेंगे? बिल्कुल नहीं। 80 रुपए खर्च होंगे दैनिक दिनचर्या या दैनिक यापन करने के लिए, है ना। और 20 रुपए क्या करेंगे? बचत करेंगे, है ना, ताकि आगे जाके काम आए। तो इन्हीं चीजों को, इन्हीं मैनेजमेंट को क्या कहते हैं हम लोग? इकोनॉमिक्स, है ना। अर्थव्यवस्था इसी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में। तो अर्थव्यवस्था, आप आराम से, उम्मीद है कि आप लोग लिख पाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं कि अर्थव्यवस्था की अ, संरचना, है ना। कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से बटी हुई है। तो एग्जाम में केवल लिख लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात है रिप्रेजेंटेशन, अर्थात एग्जामिनर आपका कॉपी चेक नहीं करेगा, वहां पे स्कैन करेगा, सिर्फ देखेगा, है ना। तो हमें कैसे अच्छे से बनाना है, सिर्फ अगर एग्जाम में आया स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, आपको क्या करना है? ये प्राथमिक क्षेत्र बनानी है, द्वितीय क्षेत्र, ऐसे ही फिगर बनानी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें समझाता है उसको क्या है। देखिए, एक मिनट बच्चा। हाँ, देखते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 भाग में बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तीसरी तृतीय क्षेत्र। अच्छा, इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो क्या करते हैं? पहले बेस बनाते हैं, फिर उस पर दीवार खड़ा करते हैं, है ना, और फिर छत ढालते हैं। तो ये जो बेस है ना, जो आपका बेस है ना, ओके, ये बेस जो है ये प्राइमरी यानी प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा, ये दीवार जो था आपका द्वितीय क्षेत्र। और तीसरा ये जो हो गया आपका तृतीय क्षेत्र। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक क्षेत्र बेसिकली क्या है? कृषि, ठीक है, मत्स्य पालन, खनन, वानिकी। और देखिए, ज्यादातर क्या होता है ना कि प्रकृति पे निर्भर होता है। जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं आपके, वो प्रकृति पे निर्भर होती है। अच्छा, द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम विनिर्माण करते हैं, कारखाने, उद्योग। इसमें क्या करते हैं कि कच्चा माल को तैयार वस्तु में बदलता है। अच्छा, तीसरे में आते आते तृतीय क्षेत्र। इसमें क्या होती है? इसमें सामान नहीं होती, इसमें सेवाएं होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बैंकिंग, व्यापार। ठीक है, इसमें सेवाएं प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर फिर भी नहीं आया समझ में तो हम एक और काम कर सकते हैं। जैसे एक किसान क्या करता है? गेहूं उगाता है। ये आपका क्या हो गया? प्रकृति पे निर्भर था गेहूं, तो क्या हो गया? ये प्राइमरी यानी प्राथमिक। अच्छा, अब उस गेहूं को हम फैक्ट्री में क्या करते हैं? आटा बनवाते हैं। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं हम लोग द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी। और उस आटा को फिर क्या करते हैं हम लोग? ट्रांसपोर्ट करते हैं, परिवहन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ताकि आम जीवन को मिल सके, आटा उपलब्ध हो सके। तो उस चीज को क्या कहते हैं? टर्सरी सेक्टर यानी
तृतीय क्षेत्र। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, देखिए अब इन्हीं पे आपका क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा गया आपसे अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं और इनके कितने भाग हैं? 2025 का क्वेश्चन है। अच्छा, आर्थिक क्रिया क्या होती है? तो सबसे पहली बात, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो केवल आपको ये नहीं लिखना है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इसमें आपको प्रॉपर बनानी भी पड़ेगी, है ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ऐसे करके आप रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने की गारंटी, है ना, सिर्फ इसको देख के ही गारंटी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आता है आर्थिक क्रिया, वे क्रियाएं जिनसे हमें पैसा प्राप्त हो सके, है ना, जैसे कि शिक्षक, टीचर, ठीक है, या डॉक्टर हो गया, या फिर किसान हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब ऐसी चीजें हैं, ऐसे प्रोफेशन है या फिर ऐसे क्रियाएं हैं जिससे हमें पैसा प्राप्त होता है ना, कुछ आर्थिक आर्थिक चीज लाभ प्राप्त होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया हो जाएंगी। अब उम्मीद है आपसे। नेक्स्ट आगे आते हैं बच्चों कि अभी हमने देखा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और उसकी संरचना को देख लिया हमने। अब हम आ रहे हैं अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से, पूंजीवाद, समाजवाद और आपका एक है मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। अच्छा, पूंजीवाद, आपने एक चीज देखा होगा, अगर आपने हिस्ट्री की क्लास की होगी राजन सर का, तो आपने सुना होगा वाद। वाद का अर्थ क्या होता है, वाद का अर्थ होता है प्रेम, सर ने बताया था। और पूंजी, जो पूंजी से प्रेम करे, है ना, उसे पूंजीवाद कहा जाता है। अच्छा, समाजवाद, जो समाज से प्रेम करे, समाजवाद, है ना। ओके, और जो मिश्रित, अब इन दोनों का मिला जुला रूप, जो समाज और पूंजी दोनों से प्यार करे, उसे क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। अच्छा, आगे देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए होता क्या ना कि जैसे मान लीजिए कि एक रमेश करके व्यक्ति, उन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्री स्थापित की और वहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया, है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया। अच्छा, मान लीजिए कि उसका इनकम 100 रुपए था साल का, उसने क्या किया, अगले साल 200 रुपए कमाए मेहनत करके। तो 100 रुपए जो थे ना, अच्छा, क्या केवल फैक्ट्री में रमेश वर्क किया हुआ है? नहीं, बिल्कुल वर्क किसने किसने किया हुआ, सबने वर्क किया हुआ है ना। लेकिन रमेश ने, क्योंकि रमेश लीड कर रहा था, रमेश वहां का हेड था, है ना, वहां का हेडमास्टर समथिंग था, ठीक है, तो वो प्रॉफिट उसको मिला पूरा का पूरा। यानी कि ये निजी स्वामित्व होता है, इसमें जो होते मालिक होते हैं उनको लाभ होता है बेसिकली, है ना। यानी कहने का अर्थ ये है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व हो, अर्थात उसका डोमिनेंस हो, है ना, वर्चस्व हो किसका, निजी व्यक्तियों का, जैसे अमेरिका। मतलब ये कि अमेरिका से एग्जाम्पल है। अच्छा, आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर जितना ज्यादा आप वर्क करेंगे, जितना ज्यादा काम करेंगे, उतना प्रॉफिट आपको मिलेगा, बस यही है इसका मतलब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समाजवादी। समाजवादी क्या होता है, यहाँ पे समाज, देखिए समाज से सोचिए, समाज कल्याण के लिए सोचा जाता है, और समाज कल्याण के लिए कौन सोचेगी, कोई निजी तो नहीं सोच सकता, सरकार सोचेगी, है ना, बिल्कुल। तो जहाँ पे सरकार का स्वामित्व हो। अच्छा, ये कहाँ पे था, यूएसएसआर। यूएसएसआर से आपको पता है पूर्व सोवियत संघ, सोवियत संघ यानी रशिया, है ना। तो यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग तरह के रशियन रेवोल्यूशन हुए थे, या फिर लेनिन, स्टालिन, सबका वर्चस्व रहा था। लेकिन कहना क्या था इनका कि जो भी व्यक्ति है, ठीक है, समाज के हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है ना, सबको बराबर मिलना चाहिए। अर्थात यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने लाइक सब मिलके 100 रुपए कमा रहे थे, अब क्या किया, किसी एक ने, अकेले ने 100 रुपए और कमा लिए, तो ये है कि इसको 100 रुपए तो नहीं मिलेंगे पूरे, कंफर्म है 100 रुपए पूरे नहीं मिलने वाले, बट कुछ रिवॉर्ड देखिए, बाकी ये 100 रुपए सब में डिवाइड हो जाएंगे, भले आपने किया हो, परंतु आपको सिर्फ रिवॉर्ड थोड़ा बहुत दिया जाएगा, बाकी 100 रुपए सब में बटेंगे। आया समझ में। अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, यहाँ पे इन दोनों का मिला जुला रूप, देखिए निजी और सरकारी दोनों का मिला जुला रूप, है ना, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों। जैसे सरकार इंडियन रेलवे देती है हमारे, अच्छा, निजी क्षेत्र को, आप निजी क्षेत्र को उठा सकते हैं, रिलायंस, है ना। अच्छा, सब देखिए अब क्या होता है ना कि भारत के पास शुरुआती समय पे, जैसे उस टाइम में पुरान 1950s की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस समय क्या था ना कि भारत के पास 2 चीजें थी, या तो वो चूज कर ले समाजवादी अर्थव्यवस्था, या वो चूज कर ले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब अगर दोनों में से किसी एक को चूज करता है, तो वो उस आइडियोलॉजी पे चला जाता है ना, उस विचारधारा की ओर चला जाता है। परंतु भारत ने अपनी नई विचारधारा बनाई कि मिश्रित अवस्था, हम दोनों को ही एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ कि हमें दोनों का लाभ मिला, यानी सरकार जन कल्याण भी कर सकती है और निजी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा हमें
प्रॉफिट भी दे सकता है ना। तो दोनों इसलिए इसे संतुलित और व्यवहारिक कहा गया है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उम्मीद है आप अब लिख पाएंगे। ठीक है, विस्तृत अर्थव्यवस्था, ये भी बच्चे ये क्वेश्चन आने के 95% चांस है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये आने के चांसेस हैं, आप लोग लिख लेंगे साथ। ठीक है, इसके अलावा बढ़ते हैं आगे। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? देखिए, सतत विकास वो होता है कि यहाँ देखते हैं, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना बिना भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाए। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करें, मतलब ये कि आर्थिक विकास हो आपका, परंतु पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाए, है ना। जैसे कि मैंने रोड बनाया पेड़ काट के, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या संरचना अगर मैं तैयार करूंगा, जैसे स्कूल, सरकारी स्कूल, तो वहां क्या करूंगा, मैं कहीं ना कहीं पेड़ काटूंगा, है ना। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को मैं क्षति पहुंचा रहा हूँ, परंतु ये सस्टेनेबल तो नहीं है। सस्टेनेबल क्या होगा, जितना पेड़ काटा है उतना ही पेड़ मैं कहीं और पार्ट पे लगा दूं। ठीक है, मतलब जितने कटे उतना मैं और लगवा दूंगा, इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, उदाहरण के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। ठीक है, वनों का संरक्षण। देखिए, वनों का संरक्षण ये इंपॉर्टेंट है ना, और प्रदूषण नियंत्रण। तो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज है बच्चे कि मैंने एक ट्रिक बनाया, अगर आसान भाषा में अगर याद करना हो तो सी से। देखिए, एक मिनट बस। देखिए, सी सी एस फोर होता है सोशल, यानी सामाजिक, है ना, समाज। ई फोर हो गया इकोनॉमिक, यानी आर्थिक। और ये हो गया पर्यावरणीय, यानी समाज, आर्थिक, आर्थिक विकास और पर्यावरण, तीनों का सामान्य रूप से एक साथ समग्र रूप से इसका विकास हो, है ना, उसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। अच्छा, अगर आपको एग्जाम में कुछ और नंबर पाने हैं, एक दो नंबर और, तो आप क्या कर सकते हैं, एस डी जी गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टोटल 17 है। ठीक है, अगर चाहे तो आप याद करके, ज्यादा नहीं, एक दो याद करके आप डाल सकते हैं उदाहरण के अनुसार, गारंटी एक नंबर ज्यादा मिल जाएगा पक्का, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सतत विकास क्यों आवश्यक है, आसान क्वेश्चन। देखिए, कब पूछा गया 2024, ये गारंटी, ये भी 95%, 90% आने के चांसेस हैं ये एग्जाम में। ठीक है, सेम क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अर्थव्यवस्था, यानी डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इसका अर्थ ये है कि क्या, ये बताइए। अच्छा, इसको पहले देखते हैं। अर्थव्यवस्था का विकास अर्थ है केवल आय में वृद्धि नहीं, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में समग्र सुधार, है ना। हाँ, लोगों के जीवन स्तर में समग्र सुधार। तो ये कहने के प्रयास कर रहा है ये कि क्या अर्थव्यवस्था में केवल आय बढ़ जाने से आप विकसित हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें चाहिए समग्र समग्र क्या बोल सकते हैं उसको, सुधार, है ना। जैसे कि एक बच्चा था, ठीक है, इसका सिर्फ ये ऐसे इन्वायरमेंट में रहा है जहाँ पे सब दिमाग से थोड़े से अजीब लोग रहते हैं, है ना, वैसा। तो ये तो बॉडी से डेवलप कर गया, ठीक, शारीरिक रूप से ये डेवलप हो गया, विकास हो गया इसका शारीरिक रूप से। ठीक है, मसल्स बन गए, है ना, हड्डियों में इनका सारा विकास हो गया, शारीरिक विकास सारे हो गए इसके। परंतु मानसिक विकास की कमी रह गई, मानसिक विकास की कमी रहेगी, और इस बच्चे ने ये आगे छलांग लगा दी एक कुएं में और अपने जीवन को खत्म कर लिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो थी, ये पूरी चीजें, क्या एक चीज डेवलप हुआ, मैच्योरिटी आई इसमें? बिल्कुल नहीं। अर्थात एक व्यक्ति के जीवन के लिए भी, जैसे कि हर तरह के विकास की आवश्यकता है, उसी प्रकार समाज की आवश्यकता के लिए, समाज को डेवलप करने के लिए हर तरह की विकास की जरूरत है। जैसे कि आय में वृद्धि, केवल आय में वृद्धि नहीं चलेगी, लेकिन पहला तो आय में वृद्धि, दूसरा इसके अलावा भी और भी है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। ठीक है, नेक्स्ट गरीबी और असमानता में कमी। ठीक है, रोजगार के अधिक अवसर, जीवन की गुणवत्ता में सुधार। ठीक है, तो उम्मीद है कि आगे बढ़ते हैं, आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट, अच्छा, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, क्या था ना कि जो आपका था डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, है ना, वो दो भागों में बटी हुई, एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक है दूसरा मॉनेटरी डेवलपमेंट, जिसको मौद्रिक विकास कहते हैं, है ना। और पहला कौन सा था, आर्थिक विकास। ठीक है, वो दो भागों में बटा। तो आते हैं
आर्थिक विकास का अर्थ है केवल आय बढ़ना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के जीवन में स्तर में सुधार, है ना? अभी जस्ट हमने देखा था कि आय में वृद्धि, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, सामाजिक न्याय, मानव विकास में क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार। अच्छा, असमानता में कमी, कैसे? देखिए, होता क्या है ना, अमीर और गरीब के बीच खाई कम होना, ये समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही तो मैं ऐसा समझाता हूँ कि बच्चे देखिए, हमारे जीवन में ना जो चलचित्र है अर्थात मूवी, उसका बहुत बड़ा हमारे उसे कहा जाता है, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि समाज का दर्पण चलचित्र को कहा जाता है अर्थात मूवी को, है ना? तो कैसे हम समझ सकते हैं मूवी के द्वारा? आइए देखते हैं। अच्छा, एक मूवी है शिवाजी द बॉस, उम्मीद है आप सबने देखी होगी। तो इसमें क्या है कि लाइक जैसे ये दोनों समाजवादी टाइप के होते हैं, एक समाज का कल्याण करना चाहते हैं, है ना? तो इनका क्या कहना था कि भारत गरीब कंट्री नहीं है ना? ये बट क्या हुआ है ना कि जो काला धन है लोगों के द्वारा छिपाए गए और टैक्स चोरी करने के कारण जो गरीब है उनके पास प्रॉपर जो पॉलिसी जो नीतियां हैं सरकार की वो पहुंच नहीं पा रही, और ये लोग टैक्सेस छुपा छिपा के ये लोग अपने आप को अमीर करते जा रहे हैं, अर्थात गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकारी नीतियां उनके पास नहीं पहुंच रही प्रॉपर ढंग से, और इसका मुख्य कारण क्या है? करप्शन। करप्शन यानी भ्रष्टाचार, आपने आए दिन सुनते हैं पेपर में, भ्रष्टाचार इसी को कहते हैं। तो ये देखिए कहीं ना कहीं ये क्या है? सामाजिक सामाजिक असमानता, है ना? सामाजिक असमानता का एक अच्छा उदाहरण, है ना? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है ना? ये सामान्य सा है कि जैसे सुनने में लगता है एक ही जैसा है, परंतु थोड़ा सा अंतर है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, है ना? देखिए, देखिए ये पूरा एक डब्बा ले लिया हमने, इसको बोल दिया हमने ईडी, देखिए है ना? ईडी यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास, है ना? ये पूरा आर्थिक विकास है। तो इसका एक पहलू कौन सा है? इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी ये जो पार्ट है इसी बोल दिया हमने इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आया समझ, थोड़ा बहुत आया क्या हुआ, ठीक है? कि उसी का पार्ट है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बड़ा छाता है, उसी के नीचे है कौन सा? इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना? देखते हैं इकोनॉमिक विकास क्या कहते हैं कि जीवन स्तर में समग्र सुधार, हर तरह से सुधार होना चाहिए, लेकिन इसका मानना है कि सिर्फ आय और उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है? ये मात्रात्मक है और गुणात्मक परिवर्तन लाता है। ये केवल मात्रात्मक परिवर्तन लाता है। देखिए कैसे मात्रात्मक, क्या हुआ कि वृद्धि अगर होगी, अगर मान लीजिए आय में वृद्धि, लाइक आपकी मान लीजिए 40,000 थी, अब पैसा हो गया आपका 50,000, है ना? तो ये मात्रा में तो बदलाव हुआ ना सिर्फ, परंतु मात्रात्मक इस पे तो होगा ही, 40 से 50 इसमें होना ही चाहिए, परंतु इसके अलावा भी क्या हो गया? अलग अलग विकास हो गए, जैसे शिक्षा में, है ना? स्वास्थ्य, अलग अलग पहलू ले लेंगे, है ना? तो कहीं ना कहीं गुणात्मक है, ये मात्रात्मक नहीं गुणात्मक है परिवर्तन, ठीक है? आगे देखते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और एसडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आगे देखते हैं। यदि इसमें आदि से मापा जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन स्तरों पे मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये दीर्घकालीन प्रक्रिया है और गरीबी और असमानता में कमी आती है। अभी हमने देखा कि कैसे खाई बढ़ रही थी दोनों के बीच, तो कैसे घटेगी? करप्शन, भ्रष्टाचार को कम करके, है ना? और ये आर्थिक विकास करके, है ना? इसमें देखते हैं आर्थिक वृद्धि जीडीपी और जीएनपी में मापी जाती है। अगर देखिए केवल आय यानी आपकी इनकम बढ़ रहा है तो वो जीडीपी और जीएनपी में तो मापी जाएगी, और ये जीडीपी और जीएनपी अगला आपका चैप्टर है जिसमें हम विस्तृत भाषा में समझेंगे कि किसे कहते हैं जीडीपी और किसे कहते हैं जीएनपी, ठीक है? अच्छा, ये अल्पकालिक हो सकती है, देखिए जरूरी नहीं कि अल्पकालिक हो, लेकिन हो सकती है। इसकी तुलनात्मक में, अर्थात इसकी तुलना करें, ये ज्यादा बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है। अच्छा, गरीबी होना आवश्यक नहीं, ठीक है? गरीबी कम होना आवश्यक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर। अब उम्मीद है कि आपसे हो जाएगा, 24 का क्वेश्चन है, चांसेस है कि आ जाए ये क्वेश्चन, ये भी ठीक है, तो आप करके रखेंगे इसको। हाँ, तो बच्चे मैंने बताया था कि एक डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी दो भाग में बटी हुई थी। हमने पढ़ा आर्थिक विकास, जिसमें केवल आय नहीं अलग अलग स्तरों पे हमने देखा कि डेवलपमेंट आवश्यक है। अब हम देख रहे हैं मौद्रिक विकास, अर्थात अब मुद्रा कैसे बढ़ी। तो ये देखिए, पहले क्या होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली, अर्थात
इसमें क्या होता था कि वस्तु बदले वस्तु और मूल्य का कोई समान माप नहीं था। ओके, इसका अर्थ ये है कि बार्टर सिस्टम नाम सुना होगा आपने। जैसे आए दिन गेहूं का आप क्या करते होंगे, जैसे आपने क्या किया, 1 किलो गेहूं लिया और चले गए मार्केट, और मार्केट में जाके बेच दिया, उसकी जगह पे कोई सामान ले लिया। आपने यहाँ पे रुपयों पैसा का प्रयोग नहीं किया है, मुद्रा का उपयोग नहीं किया है, परंतु आपने किसका प्रयोग किया, वस्तु, जिसको आपने मुद्रा की तरह यूज किया बेचकर दूसरा वस्तु लेने में, है ना। तो इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। परंतु इसमें कुछ त्रुटियां थी। मान लीजिए मैं बेचने गया, ठीक है, और जैसे कि मैं बिहार में बेच रहा हूँ, तो एक लगभग मान लेते हैं कि 1 kg है, मैंने किसी को दिया, तो उसकी जगह मुझे एक पेन दे दिया, ठीक है। अब हो सकता है मैं दिल्ली में जाके बेचूं, तो वो कितना पड़ेगा, 1.5 किलो मुझे अनाज देना पड़ेगा, यानी कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं थी। दूसरा चीज ये है कि इसमें प्रॉब्लम ये भी थी कि अगर मैं जो चीज, जैसे कि मान लीजिए कि ये पेन मुझे लेना है, ठीक है, आपके पास है ये पेन, मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको सामान दे रहा हूँ, एक बुक, इसकी जगह पे मैं आपसे पेन चाह रहा हूँ, क्या है, लेकिन आपको बुक की आवश्यकता है, हो सकता है आपके पास बुक हो, लेकिन आपको नहीं चाहिए होगा बुक हमसे। तो मेरी आवश्यकता आप पूरी कर सकते हैं, लेकिन आपकी आवश्यकता मैं पूरी नहीं कर सकता ना। तो इसी को, इसमें ये प्रॉब्लम थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। समय के साथ क्या हुआ कि जब ये चीजें देखी गई कि दिक्कतें आ रही हैं, तो फिर क्या हुआ कि मुद्रा प्रणाली आई, अर्थात मुद्रा का उपयोग किया गया। इस वस्तु का 10 रुपए दिया गया, वैल्यू बस, ठीक है। देखिए पैसा क्या है कि वो वैल्यू है, कोई वो उससे आपको सुकून नहीं देगा, वो वैल्यू है, इसकी कीमत बस लगाई गई कि इसके 10 रुपए है। हो सकता है ये आगे जाके आगे, जैसे मान लीजिए एक 10 रुपए का बिस्किट है, 10 रुपए का बिस्किट अगर आपके मान लीजिए कि एक क्षेत्रीय भाषा में, जैसे कि नीचे अगर आप पहाड़ों पे और नीचे बात करते हैं, ठीक है, तो पहाड़ों के नीचे भले ही वो 5 रुपए में मिल रहा हो बिस्किट, परंतु पहाड़ पे जाएंगे वो 10 रुपए में मिलेगा, अर्थात मूल्य डिपेंड करता है उसकी जरूरतों पे, है ना। तो मुद्रा का विकास हुआ, इसमें सिक्के और नोट लाए गए और लेन देन आसान हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग कोर सिस्टम, इसमें क्या होता है कि देखिए केंद्रीकृत बैंकिंग रिकॉर्ड रखी है और तेज लेन देन हुआ, लेन देन तेज हो गया, जैसे आरटीजीएस करते हैं आप, तो इन चीजों से आप स्पीड में कर सकते हैं, है ना। अच्छा, एटीएम डेबिट बताने की आवश्यकता नहीं लग रही मुझे, क्योंकि कभी भी नगद और निकास नहीं अरे मैं अक्सर आप लोग इन चीजों से आप जुड़ चुके हैं, तो बताइए होगा। क्रेडिट कार्ड बताइए, अभी खरीदे बाद में भुगतान करें, एक तरह का लोन होता है कि आप अभी लीजिए, बाद में उसका पेमेंट कर दीजिए, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगा के, ब्याज लगा के, है ना। अच्छा, यूपीआई, तुरंत डिजिटल भुगतान, मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता बताने की है कि यूपीआई, क्योंकि आए दिन हम लोग यूज करते रहते हैं, क्यूआर कोड स्कैन किया और पेमेंट कर दिया, फास्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो उस मौद्रिक विकास से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, तो इसलिए आवश्यकता नहीं लगी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास को मापने का मापदंड। अच्छा, आर्थिक विकास, मान लीजिए कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के कर रहे हैं तो टेस्ट भी होगा, अर्थात हम कितना विकास करें वो भी तो देखा जाएगा। हम आर्थिक विकास तो कर रहे हैं, परंतु उसको नापेंगे भी ना कि सच में कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन हमसे आगे कर रहा है, कौन हमसे पीछे कर रहा है, ताकि हम उतना कर सके, एक लेवल बन सके मेरे लिए भी, है ना। और क्या अच्छा कर सकते, इसके लिए भी हमें मापने की जरूरत है। तो एचडीआई ला गया, यानी कि मानव विकास सूचकांक, अर्थात मानव, इसमें क्या होता है, इसको ऐसे याद करें, हाई से, एच फॉर हेल्थ यानी स्वास्थ्य, ठीक है, ई फॉर एजुकेशन यानी शिक्षा, और आई फॉर आई यानी इनकम, है ना। तो हाई, एचडीआई हाई से याद कर सकते हैं, इसको यूएनडीपी ने प्रस्तुत किया था। तो ये यही नापता है बेसिकली, एचडीआई एचईआई को नापता है, एचईआई मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। अच्छा, इसके क्या केवल इतना ही है, नहीं, इसके अलावा और भी हम आप, जिससे हम पता लग सके कि आर्थिक विकास कितनी हो रही है। जैसे गरीबी स्तर यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनसंख्या का प्रतिशत, अर्थात आपने सुना होगा एपीएल और बीपीएल, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन और एबव पॉवर्टी लाइन, आपने सुना होगा। तो गरीबी रेखा नापी जाती है इससे। साक्षरता दर, देखिए लिटरेसी रेट बोला जाता है इंग्लिश में से, पढ़ने लिखने में सक्षम लोगों का प्रतिशत, कि कितना वो पढ़ सकता है, बोल सकता है और समझ सकता है, ठीक है। माफ कीजिएगा। ओके, ठीक है। तो ये देखिए, एचडीआई का आपका क्वेश्चन पूछा गया, मानव सूचकांक 25 का क्वेश्चन है, चांसेस है कि एक बार और रिपीट कर सकते हैं अगले साल, है, ठीक है। अब आते हैं आर्थिक नियोजन पे, है ना। आर्थिक नियोजन का अर्थ है सरकार द्वारा संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग, अर्थात ये देखिए कि अगर
आपको मैं 100 रुपए दूंगा, एक मेला जाने के लिए आपको 100 रुपए दिया मैंने, क्या आप ऐसा करेंगे कि 100 रुपए लिया है, जस्ट अब जो सामने आया है वही खरीदूंगा? नहीं, आप पहले क्या करेंगे, एक नीति बनाएंगे, चारों तरफ देखेंगे, हर जगह ऑब्जर्व करेंगे कि क्या लेना होगा, आवश्यक है, कितना क्या चाहिए मुझे, और क्या मुझे इच्छा है लेने की। ये सब मिला के आप कैलकुलेट करके लास्ट में आएंगे कि नहीं, मुझे ये चीजें ही लेनी है ना। सरकार भी ऐसे ही करती है कि एक बजट सरकार को एलोकेट किया जाता है, यानी इसका एक बजट बनता है, ठीक है, और बाद में उसको देखा जाता है कि किन किन जगहों पे ज्यादा आवश्यकता है, उसके जगह पे सब जगह पे योजनाबद्ध तरीके से इसको दिया जाता है, तो उसे ही बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। जैसे कि सरकार कहाँ पे कितना खर्च करेगी, जैसे एजुकेशन को ज्यादा जरूरत है तो इसको थोड़ा ज्यादा पैसा देगी, इसके अलावा डिफेंस पे थोड़ा कम जरूरत है तो कम, ऐसा करेगी, ठीक है। अच्छा, भारत में सबसे पहले ये योजना आयोग था, योजना आयोग 2014 में ये समाप्त कर दिया गया, और 2015 में आया गया नीति आयोग, ठीक है। अच्छा, नीति आयोग के जो आपके चेयरपर्सन है उसको प्रधानमंत्री चेयर हेड है इसके, है ना। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था कि आर्थिक वृद्धि ज्यादा हो, गरीबी का उन्मूलन, उन्मूलन अर्थात होता है गरीबी का इरेडिकेशन कहते हैं इंग्लिश में, अर्थात गरीबी को हटाना, है ना। क्षेत्रीय संतुलन विकास, संतुलित विकास होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्थिक नियोजन क्या है, संक्षेप में व्याख्या करें, और क्या है आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य, तो आपके सारे हो जाएंगे। देखिए, मुख्य उद्देश्य ये 3 थे, ठीक है, क्या है आप लिख सकते हैं आराम से। ओके, अच्छा, हम बिहार के निवासी हैं, हमें आवश्यकता है बिहार के बारे में भी जानने की, बिहार में क्या क्या समस्याएं हैं, है ना। अक्सर हम जूझते हैं प्रॉब्लम से, जैसे बिहार की स्थिति, बिहार की समस्याएं क्या है, जनसंख्या, अधिक जनसंख्या, ठीक है, यानी देखिए क्या प्रॉब्लम है ना कि जैसे हम किस फील्ड में रहते हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, देखिए बच्चे, अगर एग्जाम में आएगा तो आपको थोड़ा बहुत स्ट्राइक फिगर बनानी पड़ेगी, अगर थोड़ा और अच्छा कर सकूं, एकदम, एक मिनट रुकिए बस। ठीक है, ऐसा कुछ बिहार है हमारा, है ना। अच्छा, बीच से गंगा नदी निकलती है, तो अब क्या होती है, ठीक है, तो अब क्या होता है कि देखिए, ये कौन सा क्षेत्र, प्लेन क्षेत्र है, प्लेन एरिया, ठीक है, गंगा गंगेटिक प्लेन कहते हैं इसे, ठीक है, गंगा का मैदान कहते हैं, यहाँ पे अक्सर पॉपुलेशन ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, ये जोग्राफिकल फैक्टर है ना, भूगोलिक ये क्रिया है, मतलब भूगोलिक क्या बोल सकते हैं रीजन है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन ऑफ कोर्स ज्यादा होगी। अब मैं फिगर क्यों बनाया हूँ, क्योंकि आपको भी बनानी है, अगर बिहार की समस्या आएंगे तो बिहार के पहले मैप होना चाहिए आपके पास, है ना, तो आप मैप भी ट्राई करेंगे, इससे आपके 1 नंबर ज्यादा बनेंगे, है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक विकास में कमी, इंडस्ट्रीज की कमी है ना। अक्सर हम कहते हैं कि हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, शुगर केन की फैक्ट्री चली गई, तो हमें जरूरत है औद्योगिक विकास। अच्छा, और क्या है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है ना, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है तो बेरोजगारी भी ज्यादा हो गई है। अच्छा, कमजोर आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचनाएं क्या होती है, जैसे सड़क, ठीक है, स्कूल, ये सब हो गए आधारभूत संरचनाएं। अच्छा, बाढ़ और प्राकृतिक आपदा, आप यहाँ से दिखा सकते हैं इस मैप में कि कैसे बाहर, है ना, बाढ़ कैसे प्रभावित करता है, कि किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार वाले इलाकों को ज्यादातर ऐसे करके आप दिखा सकते हैं, दरभंगा, है ना, पूरा। अच्छा, कम प्रति व्यक्ति आय, ये प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम कहते हैं इसे, ठीक है, ये हम अगला चैप्टर आपको में दिखाएंगे आपको, है ना, क्या होता है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिहार में स्थिति सुधारने के उपाय। अच्छा, समस्याएं, क्या समस्याएं पड़ के रह जानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें उसके सुधार के उपाय भी देखने पड़ेंगे, है ना। तो उपाय क्या है इसके, शिक्षा में सुधार, पहली बात शिक्षा होनी चाहिए ज्यादा, गुणवत्तापूर्ण विद्यालय और कॉलेज, और कौशल विकास होनी चाहिए। अच्छा, औद्योगिक विकास, हमने अभी बोला कि इंडस्ट्री हमारे पास है नहीं, तो इंडस्ट्री लगाइए, किस किस की इंडस्ट्री लगा सकते हैं, शुगर केन की लगा सकते हैं, एवं उसके जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर उसके अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं, जैसे इथेनॉल की फैक्ट्री लगा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, लघु और मध्यम उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। अच्छा, आधारभूत संरचना अभी जस्ट बताया मैंने, सड़क, बिजली, इंटरनेट, ये सब क्या है, आधारभूत संरचना है। अच्छा, रोजगार सृजन में स्टार्टअप सहायता और ग्रामीण योजना, देखिए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग
योजनाएं और स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप क्या होता है बेसिकली कि नए नए ट्राई करना, नए नए रोजगार का, है ना। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? कृषि सुधार, आधुनिक खेती, सिंचाई सुविधाएं, फसल विविधीकरण। तो ये फसल विविधीकरण एक प्लॉट है, ठीक है, वर्षों से एक ही फसल बार बार लगाया जाएगा, इसकी कहीं ना कहीं उर्वरकता कम हो जाएगी, फर्टिलिटी कम हो जाएगी, है ना। ये बंजर होने के कारण पे आएगा। हमें क्या करनी चाहिए? इसमें अलग अलग फसल लगानी चाहिए, जैसे दाल लगा दिया, है ना, बीच बीच में क्रॉप रोटेशन बोलते हैं इसको। आपने आप इसे भूगोल में पढ़ेंगे, है ना। तो ये आप लगा के इससे क्या कर सकते हैं? इसकी उर्वरकता को बढ़ा सकते हैं और अधिक उत्पाद कर सकते हैं, है ना। अच्छा, सुशासन अर्थात भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बिहार, है ना, भारत और बिहार दोनों। प्रभावी प्रशासन, प्रशासन एक्टिव होनी चाहिए, है ना, ताकि क्राइम को कम कर सके। अच्छा, इसके अलावा आते हैं, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन, मैप के साथ आप बनाएंगे, आपको एक नंबर ज्यादा मिलेगा चांसेस है। बिहार में विकास की भावी संभावनाएं क्या है, आराम से लिख सकते हैं। अब आप आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आते हैं समावेशी विकास। क्या होता है समावेशी विकास? नाम देखिए, समा से या सकते हैं समाज ना, समाज, और क्या याद कर सकते हैं यहाँ से? सब, समाज के सब व्यक्ति यानी हर व्यक्ति का विकास, ठीक है। एक बड़ा सा समाज है, समाज के अलग अलग स्तर पे लोग हैं, ठीक है। तो अगर कोई नीति आएगी तो इस तल तक पहुंचनी चाहिए, यानी हर निम्न से निम्न व्यक्ति तक भी पहुंचनी चाहिए और सबका विकास हो एक साथ में, उसी कहते हैं समावेशी विकास, ठीक है। उम्मीद है कि अब आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 1991 का प्रमुख आर्थिक सुधार और नई आर्थिक नीति सुधार। दोनों क्वेश्चन एक ही की बात है, इसको नई आर्थिक नीति कहिए या फिर 1991 का प्रमुख आर्थिक सुधार, ठीक है। ये कहना चाह रहा है इसमें क्या हुआ था, देखिए 1991 के जो सुधार में क्या हुआ था बेसिकली कि उस टाइम हम क्या थे, 1991 से पहले की बात बताता हूँ क्या स्टोरी है कि हम हमारे भारत एग्जिस्ट कर रही थी उस टाइम, कौन थे? नरसिम्हा राव की सरकार थी, और शायद नरसिम्हा राव की सरकार थी, और फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह जी, है ना। तो क्या हुई थी कि हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी हो गई थी, ये 2 से 3 हफ्ते की बस बची थी हमारे पास विदेशी मुद्राएं, है ना। अच्छा, और क्या हुआ था इसमें? क्या हुआ था कि कहीं ना कहीं हम बेरोजगारी इसमें ज्यादा हो रही थी, और क्या हो रही थी? इंडस्ट्री की कमी हो रही थी। क्यों? क्योंकि सब चीजें, जो भी इंडस्ट्री, हर चीज थी, सब सरकार के अंदर थी, यानी लाइसेंस राज था उस टाइम, ठीक है। लाइसेंस राज से मतलब ये है कि अगर आपको छोटी से छोटी फैक्ट्री लगानी है तो भी लाइसेंस चाहिए, है ना, सरकार से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, तब जाके आपका फैक्ट्री स्थापित हो पाएगा। तो इससे क्या हो रही थी, कहीं ना कहीं काम बहुत लंबा खिंच रहा था, लाइक जो 6 महीने होने चाहिए थे वो 5 साल में हो रहा था, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें आ रही थी पहले। नहीं, इसके बाद क्या हुआ कि मनमोहन सिंह ने थोड़ा दिमाग लगाया उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एलपीजी लाया। अच्छा, उज्ज्वला योजना के तहत आप सबके घर में गैस आती होगी, और उस गैस में एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो वहां से आप याद कर सकते हैं। अच्छा, अब मनमोहन सिंह जी ने क्या किया, एलपीजी रिफॉर्म लाया। अच्छा, एलपीजी क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिव जेसन, यानी उदारीकरण। उदारीकरण अर्थात कहीं ना कहीं कि ऐसा चीज छूट देना, लाइसेंस बनाने में जरूरत नहीं है कि आपको इतने ज्यादा क्या बोलते हैं, ज्यादा पेपर वर्क की जरूरत नहीं होना, आराम से आप कुछ भी खुद से भी इनिशिएट कर लेना, है ना। आवश्यकता नहीं कि हर चीज सरकार की अनुमति ली जाए, कुछ चीजों में छूट मिल जाना, है ना। तो वहां पर उदारीकरण आया था। पी फॉर प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण, और जी फोर है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। देखिए, प्राइवेटाइजेशन क्या हुआ कि शुरुआत में क्या था, 1991 से पहले जो हमारी मोस्टली चीजें, ज्यादातर चीजें सरकार के अंडर थी। अब क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि अब सरकार ने देखा कि इसमें हर चीज अगर सरकार के अंडर रहेगी तो प्रॉफिट में कहीं ना कहीं कमी आ रही है।
अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया, यानी बेरोजगारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है। तो क्या हुआ कि निजीकरण की अनुमति दी गई, अर्थात कि अब यहाँ पे जो थे जो कंपनियां थी, जो यहाँ के बिजनेसमैन थे, है ना, वो क्या कर सकते थे, खुद की फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते थे। कहीं ना कहीं निजीकरण मिला, है ना। अच्छा, वैश्वीकरण क्या हुआ कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको पूरे विश्व में जोड़ा गया, विश्व के मार्केट से जोड़ा गया, है ना, जिसको हमने बोला ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो अर्थात ये हुआ कि बाहर की भी कंपनियां ना यहाँ पे निवेश करने लगी, और निवेश करने के कारण क्या हुआ, हमारे पास जो विदेशी मुद्रा थी वो ज्यादा से ज्यादा मिलने लगी, है ना। तो ये हमारा फायदा हुआ। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी का कहीं ना कहीं काउंटर किया गया। ये सब क्या किया गया 1991 के आर्थिक नीति के अनुसार, है ना। तो इस तरह से आप, उम्मीद है कि आप लिख पाएंगे, है ना। तो बच्चे देखिए, ये सब चीजें आप नोट्स में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। इसके अलावा ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएंगे, वहां पे ज्वाइन हो जाइए, है ना। तो लिंक जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उम्मीद है कि आप 450 प्लस लाएंगे। धन्यवाद।